हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस टेक्निकल कैंपस। आज के इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चंस हम लोग लेंगे। तो आपको करना क्या है, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्यूशन करना है और फिर हमारा सॉल्यूशन आपको देखना है। अगर जो क्वेश्चन ना बन रहा हो तो 50 क्वेश्चन आप एज ए प्रैक्टिस ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। In the given figure, the transformer is ideal with adjustable turns ratio N2 by N1. The turns ratio N2 by N1 for maximum power transfer to the load is। अब इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि N2 by N1 की वैल्यू कितनी होगी अगर आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है लोड की तरफ। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो यहाँ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाएंगे, बट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाने से पहले आपको लोड को क्या करना होगा, सोर्स की तरफ क्या करना पड़ेगा, रेफर करना पड़ेगा, तभी हमें क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग, अगर इसको मैं मान लूं कि ये Z2 है, तो Z2 को अगर आपको प्राइमरी की तरफ शिफ्ट करना है तो आप क्या लिखेंगे, Z2 डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस J1। ठीक है ना, यानी कि Z इंटू किसकी तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्राइमरी की तरफ, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो प्राइमरी का है वो न्यूमरेटर में रहेगा और जिसकी तरफ से ट्रांसफर कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में रहेगा। ये लॉजिक आप याद रखिए। या फिर अगर आप के वाला जो कॉन्सेप्ट है या ए वाला जो कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो टर्न्स रेशियो का, वो भी कॉन्सेप्ट याद रख सकते हैं। या फिर मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाता हूँ कि सिंपली आपको क्या करना है कि जिसकी तरफ आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसका नंबर ऑफ टर्न्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, आपको के और ए में कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ये आपका Z2 डैश आ गया, यानी कि ये प्राइमरी में आ गया। अब जो है इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो सोर्स इंपेडेंस के इक्वल होनी चाहिए। ये एक लोड इंपेडेंस है जो प्राइमरी साइड में हमने रेफर कर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू आपके सोर्स इंपेडेंस के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, 100 प्लस J100। ठीक है ना, 100 प्लस J100 ओम, ये वैल्यू सोर्स इंपेडेंस पहले से आपके पास गिवन है। क्लियर है इतना? ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। क्या करेंगे हम लोग, 100 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस J1। ठीक है ना, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। तो क्या लिख सकते हैं, N1 बाई N2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस J1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस J1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये बचेगा 100। बट आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए N2 बाई N1 का होल स्क्वायर। तो N2 बाई N1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 100, यानी कि N2 बाई N1 जो आने वाला है वो हो जाएगा 1 बाई 10। तो ये आपका आंसर आएगा। तो 1 बाई 10 ऑप्शन ए में अवेलेबल है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The Z parameters of the shown T network are given by। अब देखिए Z पैरामीटर्स का जब T नेटवर्क होता है ना, T नेटवर्क्स का स्टैंडर्ड आपको याद रखना चाहिए। होता क्या है, यहाँ पर आपका, यहाँ पर जो होगा, इसको मैं एक नाम दे रहा हूँ ZA, यहाँ मैं नाम दे रहा हूँ आपको ZB। ठीक है ना, ये ZB है, और यहाँ जो होता है उसको मैं नाम दे रहा हूँ ZC। जनरलाइज कर दिया मैंने, जरूरी नहीं है कि हमेशा रेसिस्टेंस ही हो, डिफरेंट क्या हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स भी लगे हुए हो सकते हैं। तो हमारा जो Z पैरामीटर है, Z पैरामीटर्स जो है उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं Z11, Z12, Z21 और Z22। तो ये स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ Z11 और Z22 क्या होता है, इक्वल होता है। Z11 और Z22 क्या आता है, इक्वल आता है। और ये किसके इक्वल होता है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, इक्वल नहीं होता यहाँ पे, देखते हैं। चलिए एक मिनट, देखिए यहाँ पे जो Z11 है, Z11 की वैल्यू क्या होती है, ZA प्लस ZB। Z22 का वैल्यू क्या होता है, ZA प्लस ZC। ये कहाँ से आया, कैसे आया, ये इस वीडियो में तो हम लोग डिटेल में नहीं देख सकते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। Z12 और Z12 एंड Z21 जो होगा, Z12 की वैल्यू होती है ZA
और Z2 की भी वैल्यू कितनी होती है, ZA के इक्वल होती है। क्लियर है इतना? यानी कि ओवरऑल अगर मैं लिखूं मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर मैं लिखूं इसको, तो मैं लिखूंगा ZA प्लस ZB, यहाँ होगा ZA, यहाँ भी होगा ZA और यहाँ आएगा ZA प्लस ZC। ठीक है ना, ये फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो करना क्या है, आपको Z11 बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपका ZA है, ये ZB है, तो यानी 8 + 5 कितना हो गया, 13। तो 13 देखिए, Z11 13 कहाँ पे, यहाँ पर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा आपका। बाकी चेक करने का जरूरत भी नहीं है, आपको चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये दिखा हुआ है Z12, तो Z12 तो ZA होता है, तो 8 है। Z21 वो भी ZA होता है, तो यहाँ पे 8 वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पे 8 इसको ले लेंगे। ठीक है ना। अगेन अगर हम लोग बात करें Z22 की, तो Z22 कितना होता है, ZA प्लस ZC। ये ZC है, ये ZA है, 8 + 12 कितना हो जाएगा, 20। तो ये चीज इस तरीके से आपको सॉल्व करने आना चाहिए। सिमिलरली आपका होमवर्क है एक, आप क्या कर सकते हैं कि y पैरामीटर्स के लिए, ये z पैरामीटर्स है, y पैरामीटर्स के लिए आपको देखना पड़ेगा कि एक पाई नेटवर्क बनता है और उसका स्टैंडर्ड क्या होता है y पैरामीटर, वो आपको निकालना है ना, उसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला कि ये क्वेश्चन गलत है, इसका जो आंसर गिवन था टेस्ट में, तो जो ऐप पे हमारा टेस्ट होता है संडे संडे, वहां पे कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि इसका आंसर गलत है। अब देखिए, कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस कितना आसान है, फिर भी कॉन्सेप्ट अगर आपका ठीक नहीं है तो आपको लगेगा क्वेश्चन आंसर जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिटरमाइनिंग द थेवेनिन आरटीएच ऑफ ए सर्किट, यानी जब आरटीएच निकालते हैं थेवेनिन थ्योरम में, ठीक है ना, तो क्या करना होता है, ऑल वोल्टेज सोर्स मस्ट बी शॉर्ट सर्किटेड एंड ऑल करंट सोर्सेस मस्ट बी ओपन सर्किटेड। हर जगह ही पढ़ाया जाता है कि वोल्टेज सोर्स को क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है, और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है। तो ये स्टेटमेंट हमको सही लग रहा है। नेक्स्ट, तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन ए आंसर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, और आपका आंसर गलत होने वाला है क्योंकि आपने चारों ऑप्शंस को नहीं पढ़ा है। ऑप्शन बी क्या है, वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस शुड बी लेफ्ट एज दे आर, ये तो गलत है, हमको रिप्लेस करना ही होता है। ऑल सोर्सेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर सोर्स रेसिस्टेंस, ये बिल्कुल करेक्ट है, एक्चुअल में यही है, ऑप्शन सी जो है वही करेक्ट है, इसी से ये आया है। बात को समझिए, जब हम लोग पढ़ते हैं या हमारे टीचर जो होते हैं वो डायरेक्ट बता देते हैं कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है और क्या करना है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना है, बट ये बात सही नहीं है। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट अब तभी करेंगे जब आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, करंट सोर्स को आप ओपन सर्किट तब करेंगे जब आइडियल करंट सोर्स होगा। एक्चुअल में आप कर क्या रहे होते हैं, आप कर ये रहे होते हैं कि जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस जब फाइंड करना होता है, तो हम उसके इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्लेस करते हैं। अब अगर एक कोई आपका वोल्टेज सोर्स है, अगर आइडियल है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, आर इंटरनल कितना होता है, इंटरनल होता है 0। तो कहीं पे रेजिस्टेंस अगर 0 है तो उसको शॉर्ट सर्किट से ही तो दिखाएंगे हम लोग। अगर मानते हैं कोई एक करंट सोर्स है, अगर वो आइडियल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का मतलब होता है ओपन सर्किट, कोई करंट फ्लो नहीं करना चाहिए, यानी इसीलिए इसको हम लोग ओपन सर्किट की तरह दिखाते हैं। बट यही क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं कि एक वोल्टेज सोर्स है और यहाँ मैं लिख दूं 2 ओम, तो क्या इसको आप शॉर्ट सर्किट कर देंगे, बिल्कुल नहीं। इस 2 ओम इस वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पे रेसिस्टेंस लिखेंगे 2 ओम। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि एक करंट सोर्स है और यहाँ पर रेसिस्टेंस है 1 किलो ओम, यहाँ पे मैं लिख के दे दूं इस तरीके से, तो आप क्या इसको ओपन सर्किट करेंगे, बिल्कुल नहीं। हम लोग क्या करेंगे, इस करंट सोर्स को एक 1 किलो ओम से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लोग सोर्सेज के इंटरनल इंपिडेंस से सोर्सेज को उसके इंटरनल इंपिडेंस से रिप्लेस करते हैं। अगर आइडियल है तो हमारा क्या बन जाता है लॉजिक, कि शॉर्ट कर देना है, ओपन कर देना है, बट एक्चुअल लॉजिक वो नहीं है। ऐसा नहीं कहीं भी अपने सोर्सेज देखा, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, और ओपन कर दिए, शॉर्ट कर दिए। जनरली जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उसमें आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स होता है, इसलिए हम लोग हैबिचुअल हो गए हैं। जब भी हमें आरटीएच फाइंड करना होता है तो हम लोग जैसे ही वोल्टेज सोर्स देखते हैं शॉर्ट कर देते हैं, करंट सोर्स देखते हैं ओपन कर देते हैं, बट ये हर जगह ट्रू नहीं है।
ट्रू क्या है कि आपको जो वोल्टेज सोर्सेज होंगे उनके इंटरनल इंपिडेंस से, इंटरनल रेसिस्टेंस से क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। ये आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट है, यहीं से ड्राइव होके आया है कि अगर आइडियल है तो क्या करना है, ओपन सर्किट करंट सोर्स में, और वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट। तो इस बात को याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो होगा यहाँ गलत होगा। नेक्स्ट क्या है, 3 इक्वल रेसिस्टेंसेज आर कनेक्टेड इन डेल्टा इफ दिस डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू स्टार। तो भाई डेल्टा है, डेल्टा से अगर आप स्टार में कन्वर्ट करते हैं, अगर डेल्टा में रेसिस्टेंस आर है तो स्टार में क्या हो जाता है, R/3। बहुत ही सिंपल है, तो ऑब्वियस सी बात है रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो रेसिस्टेंस ऑफ स्टार नेटवर्क विल बी लोअर देन द रेसिस्टेंस ऑफ डेल्टा नेटवर्क, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैपेसिटेंस के केस में ये उल्टा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन दिस सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ करंट I4। अब कितना आसान क्वेश्चन है ये, मतलब 15 सेकंड भी अगर आपने लगा लिया तो बहुत माना जाएगा इस क्वेश्चन में। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि इतना टफ क्वेश्चन दे दिया, इतना बड़ा क्वेश्चन आपने दे दिया। सिंपल आपको KCL लगाना है, बट जो ट्रिक है यहाँ पे, जो की पॉइंट है वो ये है कि कहाँ लगाना है, ठीक है ना, कहाँ लगाना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ढंग से नहीं लगाया KCL, जो मेन जो नोड है उसको अगर आप नहीं पकड़ पाए तो फिर आप 2-3 इक्वेशन लिखेंगे फिर सॉल्व करेंगे। अगर आपने नोड को ढंग से पकड़ लिया, सिमिलरली जब आप KVL लगाते हैं, अगर आपने क्लोज पाथ को ढंग से एनालाइज कर लिया कि कहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है ना, तो फिर आपका जो मामला है आसान हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ देखिए I4 आपको फाइंड करना था, तो आपको ऐसा नोड देखना चाहिए था जहां पर I4 एक सिंगल वेरिएबल हो और उस नोड पर और कोई भी वेरिएबल ना हो। तो अगर आप यहां लगाते ना, तो देखिए I7 अननोन था, I7 क्या था, अननोन था। तो आप I7 जब तक फाइंड नहीं करेंगे I4 नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो I7 फाइंड आप सोचते हैं कि यहां से फाइंड कर ले, तो आप देखेंगे I5 और I7 दोनों अननोन है। अगर यहां से अगर आप फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो I6 अननोन है। तो देखिए इक्वेशंस बहुत सारे बन जाएंगे। तो हमें कहाँ लगाना चाहिए, यहाँ सेंटर पे, यहाँ पे लगा दीजिए आप नोडल इक्वेशन, ये KCL आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। तो क्या बोलता है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो इनकमिंग करंट कौन कौन सा है, ऐसा समझिए कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, बीच में आपकी तरफ कौन कौन करंट आ रहा है, तो आपकी तरफ करंट आ रहा है I4 और आपकी तरफ आ रहा है 1 एम्पियर। तो I4 प्लस 1 एम्पियर मस्ट बी इक्वल टू 2I2 प्लस I3। I2 प्लस I3, I2 आपसे दूर जा रहा है, I3 भी आपसे दूर जा रहा है, तो 2 प्लस 4 यानी कितना हो जाएगा 6। तो I4 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 1 यानी कि 5 एम्पियर। तो ऑप्शन डी जो होगा आपका करेक्ट होगा। इससे आसान क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे करंट का आंसर वैल्यू होना चाहिए 0 एम्पियर, क्योंकि क्या ये बैलेंस ब्रिज है, ये जो है देख लीजिए 111 है, तो बैलेंस ब्रिज है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 0 एम्पियर। ऑप्शन में नहीं था, क्वेश्चन ही गलत है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। To a highly inductive circuit, a small capacitance is added in series. The angle between voltage and current will. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट संडे जो भी टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ बार बार। ऑब्वियस सी बात है कि एक हाईली इंडक्टिव सर्किट है। तो हाईली इंडक्टिव सर्किट का मतलब क्या है कि आपके पास RL सर्किट है, तो ये आपका R का हो गया, ये क्या है आपका, यहाँ पे आपके पास एक्सेल होगा मान लेते हैं। तो इनिशियली आपके पास जो इम्पीडेंस होगा वो ये हो रहा होगा, क्लियर है। या फिर आप वोल्टेज और करंट में फाइंड करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास सीरीज की बात कर रहा है तो करंट को हम रेफरेंस मान लेते हैं। तो यहाँ पे एक वोल्टेज होगा VR और यहाँ एक वोल्टेज होगा VL, और ये आपका रिजल्टेंट वोल्टेज आ रहा होगा V, और ये एंगल होगा φ1। क्लियर है इतना। अब देखिए आपने बोला कि एक स्मॉल कैपेसिटेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अगर स्मॉल कैपेसिटेंस को अगर आप ऐड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहां एक वोल्टेज आएगा VC, और VL और VC क्या होता है, हमेशा आउट ऑफ फेज होते हैं, तो यहाँ आएगा VC। तो अब जो रिजल्टेंट बनेगा वो बनेगा VL माइनस VC। क्या बनेगा, VL माइनस VC, और सप्लाई वोल्टेज आएगा ये वाला
तो ऑब्वियस सी बात है ये phi 2 अगर मैं ले लूं तो phi 2 जो है वो phi 1 से क्या होगा, कम होगा, यानी कि ओवरऑल एंगल जो है वो क्या होगा, एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर है इतना। या फिर आप दूसरे तरीके से भी करिए ना इसको, दूसरा और बिना डायग्राम का बनाना चाहते हैं तो हमें पता है tan phi इज इक्वल टू होता है x रिएक्टिव पार्ट बाय रेसिस्टिव पार्ट, x बाई आर। अगर हाईली इंडक्टिव सर्किट था तो XL होगा यहाँ पे, क्योंकि RL सर्किट होगा। तो यहाँ पे एक फाई आया जिसको हम लोग बोलेंगे tan phi 1, ठीक है ना। क्लियर है इतना। यहाँ से आपका phi 1 आ जाएगा। बट हम क्या बोलें कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि स्मॉल कैपेसिटेंस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं सीरीज में। तो अब tan phi 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, XL माइनस XC बाई आर, XL माइनस XC बाई आर। तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म क्या हो गया, घट गया ना। तो tan phi 2 की वैल्यू तो घट जाएगी, tan का वैल्यू घट रहा है यानी phi 2 का वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी कि phi 2 जो है वो क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल होता है। पावर फैक्टर एंगल क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल। तो यही तो पूछा जा रहा है आपसे कि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होगा। तो एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एट ए फ्रीक्वेंसी लेस देन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से कम जब होता है फ्रीक्वेंसी, तो सीरीज सर्किट इज ए कैपेसिटिव एंड पैरेलल सर्किट इज इंडक्टिव। सीरीज कैपेसिटिव इज इंडक्टिव एंड पैरेलल सर्किट इज कैपेसिटिव, ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है ना, कि जब सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा। तो सीरीज में हमें पता होना चाहिए कि हम लोग ये वाला चीज लिखते हैं, एट रेजोनेंस हम लोग लिखते हैं XL इज इक्वल टू XC। क्या लिखते हैं, XL इज इक्वल टू XC, यानी कि ओमेगा नॉट L इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा नॉट C। सीरीज रेजोनेंस में ये कंडीशन आता है। अगर रेजोनेंस, अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम होगा, देखिए इस फ्रीक्वेंसी पर दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। XL और XC क्या है, इक्वल है। बट अगर ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट से कम होगा, जैसे ही कम रखेंगे आप, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और चूंकि फ्रीक्वेंसी कम हो रहा है तो ये वैल्यू घट जाएगा। तो ओवरऑल XC की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन XL। यानी कि जो सीरीज, यानी कि लेस देन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर XC जो है वो बड़ा है XL से, यानी कि जो सर्किट होगा वो कैपेसिटिव सर्किट होगा। यहाँ पे स्टेटमेंट ए सही लग रहा है हमको, सीरीज सर्किट इज कैपेसिटिव एंड पैरेलल सर्किट इज इंडक्टिव। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। For the network shown below, the switch key is closed at t is equal to 0 with capacitor uncharged. The value of current at t is equal to 0 plus। कि जब आप स्विच को क्लोज करेंगे तो आपको जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच यानी ट्रांजिएंट करंट आपको बताना है। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता, कौन, कैपेसिटर। तो पहले से कैपेसिटर क्या है, अनचार्ज है, यानी कि जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, यहाँ पे जैसे इसको हम लोग क्लोज करेंगे उस वक्त भी ये अनचार्ज ही रहेगा। अनचार्ज का मतलब वोल्टेज क्या, जीरो। तो स्विच को क्लोज करने के बाद ही वोल्टेज क्या रहेगा, जीरो। चूंकि कैपेसिटर सडन चेंज इन करंट को, सडन चेंज इन वोल्टेज को अलाउ नहीं करता है। ठीक है ना। तो मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे आपका डायग्राम जो बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। चूंकि यहाँ पर वोल्टेज नहीं है, जहां वोल्टेज नहीं होता वहां क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा, जस्ट आफ्टर द क्लोजिंग दी स्विच। ये 100 वोल्ट हो गया, ये हो गया 1 किलो ओम। और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है करंट की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं 100 बाई 1 किलो ओम। ठीक है ना। तो 100 बाई 1000 सॉल्व कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यानी 0.1 एम्पियर जो होगा आपका आंसर होगा। ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रांजिएंट के भी लेक्चर्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे। तो उसको ढंग से जाइए देखिए, एक बार वीडियोस में जाएंगे आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है। नेक्स्ट, अ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कॉइल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक कॉइल के साथ सीरीज में रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया हुआ। जैसे पहले से तो एक कॉइल होगा ही, ठीक है ना। चलिए
मान लेते हैं कि स्मॉल आर था और ये एल था, और यहाँ पे जो आपके पास जो रिएक्टेंस आया होगा वो एक्सएल होगा, ठीक है ना। ये आपके पास क्वाइल है। क्वाइल का मतलब होता है रेसिस्टेंस प्लस इंडक्टेंस दोनों सीरीज में लगे होते हैं। अब यहाँ पे स्पेशली आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ अगर हम लोग ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, यहाँ पर अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस एक हम लोग ऐड कर दें, चलिए यहाँ पे ई एक्सटर्नल लिख देते हैं, तो क्या होने वाला है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है। द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट आई एंड वीएल इंक्रीजेस। वीएल का मतलब इसकी बात हो रही है ना, या फिर हम ऐसे ले लें, वीएल में इसको ले लेता हूं, ठीक है ना। इसको, ये जो इंडक्टिव पार्ट है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, वो होगा वीएल, ठीक है ना। वीएल ले लिया मैंने। The phase difference between current I and VL decreases. The phase difference between I and V. V हम लोग मान के चल रहे हैं टोटल वोल्टेज, ये पूरा होगा टोटल, है ना, सप्लाई वोल्टेज। The phase difference between current I and voltage V increases. तो आपसे पूछा जा रहा है दो चीज, करंट और VL के बीच में क्या होने वाला है, वो करंट और सप्लाई वोल्टेज के बीच में क्या होने वाला है। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, आप खुद सोच के बताइए कि अगर आप एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल रेसिस्टिव पार्ट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे tan phi लिखूं, tan phi इज इक्वल टू होता है रिएक्टिव पार्ट बाय रेसिस्टिव पार्ट। तो यहाँ पे पहले क्या था, स्मॉल r था, अब क्या आएगा, यहाँ पे था XL, पहले था स्मॉल r, ठीक है ना। tan phi 1 ले लिया मैंने, मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan phi 2। tan phi 2 क्या आएगा आप बताइए, रिएक्टिव पार्ट तो उतना ही है बट रेसिस्टिव पार्ट बढ़ गया, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है और स्मॉल r है। तो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ओवरऑल tan phi 2 का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा। tan phi 2 घट रहा है तो phi 2 भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कि phi 2 इज लेस देन phi 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ओवरऑल जो सप्लाई वोल्टेज है और जो करंट है उनके बीच जो है क्या रहेगा, एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी, पावर फैक्टर का वैल्यू बढ़ जाएगा। बहुत ही कॉमन सेंस आप यहाँ लगा सकते थे, बहुत इतना सारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, या फिर इस तरीके से सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझाना इसलिए मैं कर रहा हूँ। आप सिंपली लॉजिक ये लगाते कि ओवरऑल रेसिस्टिव पार्ट बढ़ रहा है तो पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। पावर फैक्टर इंप्रूव होने का मतलब क्या है कि एंगल का कम होना, वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल का कम होना। तो सिंपली आप आंसर दे सकते थे, द फेज डिफरेंस बिटवीन I and voltage V decreases। फेज डिफरेंस, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। आई और वीएल की बात क्यों नहीं करेंगे भाई, आई और वीएल तो हमेशा सेम रहने वाला है ना एंगल यहाँ पे, क्योंकि ये तो 90 डिग्री ही डिफरेंस होगा हमेशा। आप कुछ भी लगा लो, रेसिस्टर लगा लो, कैपेसिटर लगा लो, कुछ भी लगा लो, इंडक्टर और करंट के बीच का, अगर प्योरली इंडक्टर है, वीएल की बात मैं कर रहा हूँ, इंडक्टिव पार्ट की बात कर रहा हूँ, उसके बीच में वो उसके रिस्पेक्ट में वोल्टेज और करंट के बीच में तो हमेशा 90 डिग्री बनने वाला है। आप कुछ भी ऐड करते रहो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। The reactance offered by a capacitor to an alternating current of frequency 100 cycle per second, यानी फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, F1 दिया हुआ है 100 हर्ट्ज। 100 साइकिल पर सेकंड मतलब क्या है, 100 हर्ट्ज। 10 ओम जो है वो रिएक्टेंस है, 10 ओम रिएक्टेंस दिया हुआ है। रिएक्टेंस ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर, तो Xc1 लिख ले, क्या ज्यादा बेटर होगा आपको देखने में। Xc1 इज इक्वल टू 10 ओम। इफ द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस टू 50 साइकिल्स पर सेकेंड, तो F2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 हर्ट्ज। तो आपसे पूछा जा रहा है रिएक्टेंस बिकम्स, आप एक चीज बताइए, क्या आपको नहीं पता है कि Xc इज इक्वल टू होता है 1 बाई ओमेगा सी, या फिर आपको ये भी पता होगा 2 पाई एफ इंटू सी लिख सकते हैं। तो साफ साफ दिख रहा है ना आपको कि Xc जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है, हाफ हुआ है ना, फ्रीक्वेंसी क्या हुआ है, हाफ, तो Xc क्या हो जाएगा, डबल। इसको लिख के थोड़ी सॉल्व करोगे यार, इतना टाइम कहाँ खराब करने वाले हैं हम लोग। तो 10 का डबल क्या होता है, 20, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लिख के भी कर सकते हैं, रेशियो ले लीजिए, Xc2 बाई Xc1 कर लीजिए, ठीक है ना। Xc2 बाई Xc1 करेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा F1 बाई F2, चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वैसे भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का तो आंसर ए है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 था, 2 नहीं 12 था। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, the mutual inductances between two closely coupled coils is 1 Henry. Mutual inductance कितना है सर? 1 Henry है। Now the turns of one coil is decreased to half and that of other is doubled. The new value of mutual inductance would be. अब mutual inductance का जिसको फॉर्मूला नहीं पता है फिर वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, जिसको पता है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। N1 N2 वही आपका सेल्फ इंडक्टेंस होता है तो N स्क्वायर हो जाता है। अब इस यहाँ बोला जा रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में कि एक का क्या हो गया, एक का हाफ कर रहे हैं, यानी ये हो गया N1/2 और दूसरा हो जा रहा है 2 टाइम्स ऑफ N2 A/L। एक नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो रहे हैं, दूसरे कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स डबल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अगेन ऊपर वाला ही बन गया म्यू नॉट N1 N2 A/L, यानी कि इंडक्टेंस तो सेम ही रहेगा, क्योंकि एक का नंबर ऑफ टर्न्स आपने हाफ किया, दूसरे का डबल किया हुआ है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि 1 हेनरी ही आपका आंसर रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ करना नहीं है, डेरिवेशन नहीं करेंगे सर यहाँ बैठ के हम लोग, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड है, सिंपली हमको देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, आपको इक्विवेलेंट इंडक्टेंस बताना है, तो आपको ये देखना होगा कि ये एडिंग नेचर वाला है या अपोजिंग नेचर वाला है। तो जैसे ही हम लोग करंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ से फ्लो कराएंगे तो कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, मान लेते हैं यहाँ करंट जाएगा I1, यहाँ करंट जाएगा I2। तो देखिए L1 कॉइल के डॉट से I1 करंट इंटर कर रहा है और L2 कॉइल के डॉट से I2 करंट लीव कर रहा है, तो ये कौन सा है, एडिंग है या अपोजिंग है? इन दोनों का फ्लक्स ऐड होगा या इन दोनों का फ्लक्स अपोज करेगा? तो जिसको रूल पता है वो आंसर दे सकता है, जिसको रूल नहीं पता वो आंसर नहीं दे पाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर एक कॉइल से इंटर करता है, अगर दोनों कॉइल से इंटर करता है या फिर दोनों कॉइल से लीव करता है तो वो एडिंग नेचर का होता है। अगर एक कॉइल से इंटर कर रहा है, दूसरे कॉइल से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, तो वो कौन सा नेचर होगा, वो कौन सा नेचर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अपोजिंग नेचर का। तो यहाँ पे L इक्विवेलेंट हमें दिख रहा है साफ साफ, एक के डॉट से इंटर कर रहा है, दूसरे के डॉट से लीव कर रहा है, इंटर लीव है यानी कि अपोजिंग नेचर का होगा। तो फॉर्मूला बनता है L1 L2 माइनस M स्क्वायर डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 प्लस ऑफ 2M। ये किसमें बनता है, जब अपोजिंग नेचर होता है, अपोजिंग है ना, अपोजिंग नेचर में। और एडिंग में यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे -2M आ जाएगा। तो +2M वाला कौन सा है, ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 क्लियर है, याद रखिएगा, रूल्स देख लीजिए, वीडियोस पड़े हुए हैं, आप मशीन का जब आप वीडियोस देखिएगा ट्रांसफार्मर का मेरे यूट्यूब में, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे, तो आपको मिल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा, डॉट वाला कॉन्सेप्ट, है ना। डॉट कन्वेंशन इसको बोलते हैं। अगर दोनों कॉइल के डॉट से करंट इंटर करे या दोनों कॉइल के डॉट से करंट लीव करे तो उन दोनों का फ्लक्स ऐड होता है, ठीक है ना। और अगर एक कॉइल के डॉट से इंटर करता है, दूसरे कॉइल के डॉट से लीव करता है, दोनों का फ्लक्स सब्ट्रैक्ट होता है। Next question, question number 15. When a current carrying conductor is brought into a magnetic field, we can detect a force that is moving the conductor. The strength of the force depends on. देखिए, तो F is equal to, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है वो होता है ILB sin थीटा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, बिकॉज F इज इक्वल टू ILB sin थीटा होता है, ठीक है ना। द लेंथ ऑफ कंडक्टर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, करंट स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो ऑप्शन है वो नहीं सही है, बट बुक में जो आंसर दिया हुआ था वो क्या दिया हुआ था, करंट स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट स्ट्रेंथ, ये दिया हुआ है आंसर। टेस्ट सीरीज जो था उसमें भी यही आंसर मैंने मार्क कराया था, बट यहाँ पे जो आंसर होना चाहिए था वो B, C और D दोनों होना चाहिए था। क्लियर है। The advantage of the iron nickel battery over the lead acid battery is, ठीक है ना, क्या एडवांटेज है वो बताना है आपको। तो यहाँ पे इट लीड्स
इट नीड्स लेस मेंटेनेंस। ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ ब्रेकडाउन 250 वोल्ट आर कंबाइंड इन सीरीज, द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ कॉम्बिनेशन विल बी। अब देखिए दो कैपेसिटर जो है वो सीरीज में लगा हुआ है। इस तरह क्वेश्चंस मैंने क्लास में कराया हुआ है, अच्छे लेवल क्वेश्चन कराए हुए, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो एक कैपेसिटर जो है इसका जो आपके पास ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो 250 वोल्ट है। 250 वोल्ट तक ये झेल सकता है, इससे ज्यादा वोल्टेज इसके क्रॉस आएगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना। इसका क्या है 250 वोल्ट, ये भी है। ठीक है, क्लियर इतना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन कितना वोल्टेज को कैरी कर सकता है, यानी कितना इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस आप कितना वोल्टेज मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हैं। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, कॉम्बिनेशन का ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होगा। क्लियर इतना। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है ना, वो आपको बताना है कि कितना वोल्टेज आप मैक्सिमम यहाँ दे सकते हैं। अब खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ 800 दे दूं, समझिए बात को अच्छे से, अगर मैं 800 वोल्ट दे दूं तो क्या इसके पास 400 जाएगा, इसके पास 400 जाएगा, बट ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 250 वोल्ट इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है। तो मैक्सिमम क्या दे सकते हैं आप यहाँ पे, मैक्सिमम 500 तक सप्लाई कर सकते हैं। 500 आप सप्लाई कीजिएगा, 250 वोल्ट ये लेगा, 250 वोल्ट मैक्सिमम ये लेगा ब्रेकडाउन। इससे कम तो आप सप्लाई कर ही सकते हैं, बट मैक्सिमम कितना सप्लाई कर सकते हैं, यानी कि इस सर्किट का जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होगा वो कितना हो जाएगा, 250 प्लस 250 यानी कि 500। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटेंस बिटवीन टू प्लेट्स कैपेसिटर इंक्रीजेज विद। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं तो ऑब्वियस ही बात है C इज इक्वल टू जगह एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, या फिर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी। नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A बाई डी हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे C जो डिपेंड करता है, C जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ जो मटेरियल लगा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। फिर इन दोनों के बीच में, प्लेट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना। और जो कॉमन एरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन, लार्जर प्लेट एरिया एंड शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, यही आंसर सही होना चाहिए आपका। ए अगर ज्यादा हो और डी अगर कम हो, तो ए अगर ज्यादा होगा तो ये सी को बढ़ा रहा है, और डी अगर कम होगा तो बी ये सी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, 40 electrical bulbs are connected in series across a 220 volt supply. After one bulb is fused, the remaining 39 are again connected in series across the same supply. क्या है, 40 बल्ब था, एक बल्ब फ्यूज कर गया, अगेन जो 39 बल्ब्स हैं उन 39 बल्ब्स को अगेन सीरीज में कनेक्ट किया गया है, और सेम सप्लाई वोल्टेज से हम लोग क्या कर रहे हैं, सेम सप्लाई वोल्टेज से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। आप खुद बताइए I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई आर। क्लियर है इतना। पहले अगर 40 बल्ब था तो R की वैल्यू ज्यादा होगी, अब 39 बल्ब है तो R का वैल्यू क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, और सप्लाई वोल्टेज तो क्या है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल करंट की वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गया। और जो इल्यूमिनेशन है, जो ग्लोइंग है बल्ब का, जो ओवरऑल जो लाइट आता है उसमें, वो करंट के ऊपर डिपेंड करता है। करंट जितना ज्यादा होगा लाइटनिंग भी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि वो तो हीट के ऊपर डिपेंड करता है, और हीट क्या होता है, I स्क्वायर R इंटू टी। तो अगर आप करंट अगर बढ़ा रहे हैं तो हीटिंग भी क्या होगा, बढ़ेगा, और वो बल्ब क्या होंगे, ज्यादा जलेंगे। इल्यूमिनेशन विल बी मोर विद 40 इलेक्ट्रिक बल्ब्स देन 39 बल्ब्स। इल्यूमिनेशन विद 39 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स विल बी मोर देन 40 इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो ऑप्शन बी जो होने वाला है वो हमारा करेक्ट होने वाला है। ठीक है ना। ओवरऑल करंट की वैल्यू जो होगी वो बढ़ने वाली है, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस घट गया, और सप्लाई अभी भी आपने उतना ही लगा रखा है। सप्लाई आपने चेंज नहीं किया, सप्लाई अभी भी आपने उतना ही लगाया हुआ है। क्लियर इतना। चलिए, ये अगर पैरेलल का केस होता तो 40 वाले के साथ ज्यादा इल्यूमिनेशन होता, ना कि 39 वाले के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय द डिपेंडेंट सोर्स। यहाँ पे मुझे आंसर में थोड़ा सा एरर लग रहा है,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है पावर डिलीवर्ड, बट यहाँ आंसर इसने पावर एब्जॉर्ब्ड के फॉर्म में दे दिया हुआ है। ठीक है, तो आंसर को थोड़ा साइड में रखते हुए हम लोग थोड़ा देखेंगे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग को डील करना चाहिए। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हुए हैं, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए और वीडियोस को सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, ये आपका डिपेंडेंट सोर्स है, इसका वोल्टेज हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ VB, और ये VB ये जो VB है वो 3 ओम के रेसिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। 3 ओम के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लोग VB बोल रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ बताइए कि अगर मुझे करंट पता चल जाए कि इस डिपेंडेंट सोर्स से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो क्या हम पावर बता सकते हैं? बिल्कुल ही बता सकते हैं पावर। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर आप बताइए कि क्या करना होगा। अगर मैं यहाँ कुछ करंट मान लूं वेरिएबल I, तो आप खुद सोचिए, लूप एक ही है, पाथ एक है, और वेरिएबल्स कितने बन गए? दो वेरिएबल्स बन गए। I भी एक वेरिएबल है और VB भी एक वेरिएबल है। आ रही बात समझ में कि नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे, I को इग्नोर करेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से करंट निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए वोल्टेज कितना है VB और रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो करंट कितना हो जाएगा VB बाई 3। और मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही करंट क्यों दिखाया है? क्योंकि रेसिस्टर जो होता है वो एक पैसिव एलिमेंट होता है, और पैसिव एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इंटर करता है, इसीलिए मैंने VB बाई 3 नीचे की तरफ दिखाया है। यही करंट इसमें भी फ्लो कर रहा होगा VB बाई 3, किसी को कोई दिक्कत? यही करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा होगा VB बाई 3, चूंकि पाथ तो एक ही है। अब क्या करेंगे, हम KVL लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे, -24 प्लस VB बाई 3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ VB प्लस VB प्लस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ VB बाई 3 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? हमने क्या किया, सिंपली KVL अप्लाई कर दिया, उससे क्या होगा, VB मिल जाएगा, VB मिल जाएगा, VB बाई 3 कर देंगे, करंट फाइंड कर लेंगे, तो हमारा पावर भी इजिली फाइंड कर सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है नो डाउट, बट जिनका प्रैक्टिस है वही ऐसे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एग्जाम के टाइम में क्या करेंगे, अब उनको अटेम्प्ट करना चाहिए, अदरवाइज छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि टाइम आपका खराब होगा अगर प्रैक्टिस नहीं है तो ये माइनस को अगर उधर ले जाए तो 24 हो जाएगा। 24 इज इक्वल टू यहाँ क्या बचने वाला है, VB बाई 3 माइनस 2VB प्लस VB, कितना हो जाएगा, माइनस VB प्लस प्लस -2VB प्लस VB माइनस VB हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 4VB बाई 3। ठीक है, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लें, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या आने वाला है वो देखते हैं। 3 आप कैल्शियम आ जाएगा, ये हो जाएगा VB, ये हो जाएगा -3VB, और ये क्या हो जाएगा 4VB। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 24 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 एंड -3, कितना 2VB, दिस इज 2VB। सॉल्व कर लेंगे, VB की वैल्यू आ जाएगी, तो सॉल्व कर लेते हैं। VB इज इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, यानी 12 इंटू 3 यानी 36 वोल्ट। अगर VB 36 वोल्ट है तो खुद बताइए, अगर VB 36 वोल्ट है तो VB बाई 3 कितना हो जाएगा, 36 बाई 3 यानी कि 12 एम्पियर, यानी कि 12 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है। अब आपको बताना है पावर, तो पावर बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आप बताइए। पावर बताने के लिए पावर डिलीवर पूछा जा रहा है। अच्छे एक चीज बताइए, क्या करंट का वैल्यू पॉजिटिव आया, यानी कि आपने जो डायरेक्शन माना है वो बिल्कुल सही माना है। ठीक है ना, आपने जो करंट का डायरेक्शन माना है वो बिल्कुल सही है। और देखिए इस सोर्स के क्या पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, यानी कि ये एक्चुअल में डिलीवर कर रहा है कि नहीं पावर, ये तो पावर को डिलीवर ही कर रहा है, और क्वेश्चन भी पूछा गया है डिलीवर करने का, तो आंसर में आएगा पॉजिटिव। क्या आएगा, पावर पॉजिटिव आएगा। तो और यहाँ अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वोल्टेज इंटू करंट, तो वोल्टेज कितना है 2 टाइम्स ऑफ VB, और करंट कितना है 12 एम्पियर। सॉल्व कीजिएगा इसको, VB आ चुका था हमारे पास 36 इंटू 12, है ना, इंटू 12। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 864 वाट, 864 वाट। कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें भी लोग कहेंगे बहुत ही टफ कैलकुलेशन हो गया, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 24 इंटू 36 करेंगे ना, तो 6 4 जा 24,
6 4 जा 24, यानी यूनिट डिजिट तो 4 ही आने वाला है, यानी ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म, तो आंसर यही होगा। पॉजिटिव में आंसर है तो ये आंसर होगा। तो यूनिट डिजिट से आंसर आप निकाल लीजिए, कौन सी बड़ी चीज है इसमें। अब एग्जैक्टली सॉल्व करके उसके बाद ही आप आंसर बताएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो टेस्ट में जो था वो या बुक में जो है वो आंसर नेगेटिव में दिया हुआ है, आंसर नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं करंट पॉजिटिव आ रहा है, और करंट का डायरेक्शन क्या है कि जो आपका सोर्स है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, यानी कि सोर्स जो है वो सप्लाई कर रहा है पावर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर बोथ मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग्स आर प्लेस्ड ऑन स्टेटर, ठीक है ना, बोथ आर प्लेस्ड ऑन रोटर, द मेन वाइंडिंग इज ऑन स्टेटर एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग इज ऑन रोटर। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, दोनों वाइंडिंग स्टेटर पे ही होते हैं, रोटर पे तो वाइंडिंग नहीं होता, बार्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग इन एसी सीरीज मोटर इज, ठीक है ना, तो क्या है भाई, टू रिड्यूस द रिएक्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A stator of a 3-phase 4-pole slip ring induction motor is fed from 50 Hz source and is rotor from 30 Hz source. The motor will run at, अब देखिए इसको दो तरीके से समझिए चीजों को अच्छे से। आपके पास रोटर में आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए 30 हर्ट्ज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ जो है वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहां से आप लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू एस इंटू एफ होता है, तो S इज इक्वल टू हो जाएगा F2 बाई एफ, यानी कि 30 बाई 50, तो ये आ जाएगा 3/5। क्लियर है। तो अगर आप स्पीड निकालेंगे NR, तो NR इज इक्वल टू होता है NS इंटू 1 माइनस एस। तो NS कितना आ जाएगा, 4 पोल है, 50 हर्ट्ज है, हमें पता है 1500 आरपीएम होता है, 4 पोल 50 हर्ट्ज से 1500 आरपीएम निकाल लीजिए ना। कैसे निकालेंगे, NS इज इक्वल टू 120 F/P, इस पे निकाल लीजिए 120 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 4, 1500 हो जाएगा। 1 माइनस एस की वैल्यू कितनी है 3/5, तो 3/5 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग तो क्या आने वाला है, ध्यान से देखिए, 1500 इंटू 5 माइनस 3 2/5, यानी सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 300 प्लस इंटू 2 600 आरपीएम। बट आपको 600 आरपीएम इसमें कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहां पर एक और स्पीड आप निकाल सकते हैं। कौन सा स्पीड, जनरेटिंग मोड वाला स्पीड निकाल सकते हैं। कौन सा, NS इंटू 1 प्लस एस करके, है ना, जनरेटर में ये वाला चलता है फॉर्मूला, NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस एस, मोटर के लिए NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 प्लस एस, चूंकि एस क्या होता है, निगेटिव होता है किसमें, जनरेटिंग मोड में। अब यहाँ सॉल्व कीजिए तो 1500 इंटू 1 प्लस 3/5 सॉल्व करेंगे इसको, तो ये 1500 इंटू 8/5 हो जाएगा, ये 3 टाइम्स 300 इंटू 8 कितना हो जाएगा 2400 आरपीएम, और ये स्पीड अवेलेबल है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। यानी कि दो स्पीड पॉसिबल है कि रोटर में 30 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी हो, इसके लिए दो स्पीड पॉसिबल है, एक स्पीड है 600 आरपीएम और दूसरा स्पीड है 2400 आरपीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ बोथ द सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर रिड्यूस्ड टू 90% ऑफ देयर प्रीवियस वैल्यू इन ए 3-फेज इंडक्शन मोटर, द न्यू टॉर्क इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू इज। तो देखिए दोनों को, देखिए फ्लक्स जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सप्लाई वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी के। दोनों को अगर आप 90%, दोनों की वैल्यू को अगर आप 10% से रिड्यूस कर रहे हैं तभी तो 90% बन रहा है, दोनों को आपने 10% से रिड्यूस किया है, तो फ्लक्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फ्लक्स अगर कांस्टेंट रहेगा तो टॉर्क भी क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होने वाला है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट, अंडर रनिंग कंडीशन ऑन लोड द एंगल बिटवीन इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड सप्लाई वोल्टेज विल बी, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है कि आपको पता यहाँ बताना चाहिए था उसको कि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, सिंक्रोनस जनरेटर की बात कर रहे हैं या
किसकी बात कर रहे हैं ये पता होना चाहिए था आपको। बट कोई भी हो, सिंक्रोनस जनरेटर हो, मोटर हो, हमेशा रनिंग कंडीशन में एंगल जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। अलबत्ता समझ में नहीं, तो ऐसा कोई भी एंगल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो नॉन ऑफ दीज जो है वो आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 phase 400 volt 50 synchronous motor is working at 50% लोड, 50% लोड पे वो वर्क कर रहा है। इन केस एन इंक्रीज इन द फील्ड करंट, जब फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है, द मोटर कॉजेज अ रिडक्शन इज आर्मेचर करंट, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको लैंग्वेज में आप समझ जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया कि जो मोटर है वो ओवर एक्साइटेड है, अंडर एक्साइटेड है, कुछ नहीं बताया गया, बट ये बताया जा रहा है कि 50% लोड पे वर्क कर रहा है, यानी कि लोड कांस्टेंट है। और अगर आप फील्ड करंट को बढ़ा रहे हैं तो आर्मेचर करंट घट रहा है, ये चीज बताया जा रहा है। तो जैसे ही आपने देखा फील्ड करंट और आर्मेचर करंट की बात हो रही है, तो आपके माइंड में सीधे आना चाहिए था वी कर्व। क्या आना चाहिए था? वी कर्व। वी कर्व में क्या होता है, यहाँ आर्मेचर करंट लेते हैं और यहाँ फील्ड करंट या फिर इसको बोल लीजिए एक्साइटेशन, ठीक है ना, इसको लेते हैं। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपका होता है वी कर्व। आप खुद बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं मोटर की, सिंक्रोनस मोटर का बात हो रहा है। तो ये क्या है? ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेड। इधर क्या आता है? अंडर एक्साइटेड। और इस एक्साइटेशन को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल एक्साइटेशन ई नॉट। तो आपके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बताइए, फील्ड करंट बढ़ा तो करंट डिक्रीज हुआ, कि वो कौन सा रीजन है? वो रीजन जो है, वो रीजन कौन सा है? इस स्ट्रेट लाइन के लेफ्ट हैंड साइड वाला रीजन है या राइट हैंड साइड वाला रीजन है? आप खुद बताइए, कहां ऐसा हो रहा होगा कि फील्ड बढ़ेगा? ग्राफ तो देखने आना चाहिए आपको कि फील्ड बढ़े तो करंट घटे। तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चा ही बता सकता है कि ये इस एरिया में हो रहा है। देखिए ब्लू वाला लाइन देखिए, जैसे जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, इधर देखिए जैसे जैसे फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है तो ये जो करंट का वैल्यू है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि अंडर एक्साइटेड है। और अंडर एक्साइटेड का मतलब है यहाँ पर कि ये लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है। और मोटर अगर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम कर रहा है तो वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रहा होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? द मोटर इज एब्जॉर्बिंग रिएक्टिव पावर फ्रॉम दी मीन्स। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो सिंपली आपको इस चीज को पहचानना था। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा नहीं है तो इस तरह क्वेश्चंस को आप डील नहीं कर पाएंगे। अंडर एक्साइटेशन के केस में सिंक्रोनस मोटर लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करता है, ओवर एक्साइटेशन के केस में सिंक्रोनस मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और जो स्टेटमेंट है वहां से मैंने पता कर लिया कि ये अंडर में है या फिर ओवर में है। ये कैसे पता चला कि वी ग्राफ बनाना है कि इन्वर्टेड वी ग्राफ बनाना है? वो ये पता चल रहा है, कहां से पता चल रहा है ये चीज? क्योंकि स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि फील्ड करंट इंक्रीज हो रहा है तो आर्मेचर करंट डिक्रीज हो रहा है, यानी रिलेशन हमको जो देखना है वो फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच का देखना है, ठीक है ना। यहां से हम लोग को पता चला कि ये वी कर्व यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मैं देता हूँ कि मशीन का भी वीडियो जो है, मशीन का ट्रांसफार्मर का वीडियो तो भाई यूट्यूब पे अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स जिसमें जो क्लासरूम की रिकॉर्डिंग है, जैसे हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो रिकॉर्डिंग है मशीन की। मशीन के का फुल रिकॉर्डिंग है, सिंक्रोनस मशीन, डीसी मशीन, और जो जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैपटॉप पे वो वाली रिकॉर्डिंग है आपके पास ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मशीन के। वो कोर्स आप जरूर लीजिए। आपका जो सिंक्रोनस मशीन है, डीसी मशीन है, या बेसिक्स जो है मैग्नेटिक सर्किट्स के, सारे चीज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ओनली 850 रुपीज का कोर्स है। मशीन का आप चाहें तो ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, अगर आप कॉन्सेप्ट को अपने अच्छा करना चाहते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ सिंक्रोनस मोटर, अ सिंक्रोनस motor is supplying a certain load and is operating at unity power factor। किस पे ऑपरेट कर रहा है सर? यूनिटी पावर फैक्टर पे ऑपरेट कर रहा है। if field current and terminal voltage are kept constant
कांस्टेंट बट द लोड इज इंक्रीज्ड द पावर फैक्टर इज। अगर एक सिंक्रोनस मोटर है यूनिटी पावर फैक्टर पे काम कर रहा है, यानी कि इसी बात को ऐसे ही बोल सकते थे कि नॉमिनल एक्साइटेशन पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। इसी बात को हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे। तो अगर लोड बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए, ये आपका है सिंक्रोनस मोटर, तो व्हीकर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि जब लोड बढ़ाते हैं तो एक और व्हीकर बनाना है राइट हैंड शिफ्ट करते हुए और ऊपर की तरफ, क्योंकि लोड जब बढ़ता है तो करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये आपका है P2 और ये है आपका P1, ठीक है ना। ग्राफ मैंने बना दिया, एक लोड P1 पे था पहले, ठीक है ना, दूसरा लोड P2 है। P2 क्या है, मोर देन P1 है। P2 जो है वो मोर देन P1 है। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक। अब ध्यान से देखिए, ये आपका है नॉमिनल एक्साइटेशन, यानी यहां पे पहले वो वर्क कर रहा था, E01 में लिख देता हूं। अब क्या होगा कि चूंकि एक्साइटेशन तो कांस्टेंट है, अभी भी इसी एक्साइटेशन पे हमको चेक करना है, बट नया वाला जो V कर्व है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, E02 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें, तो इस लोड पे, इस कर्व के अकॉर्डिंग ये जो पुराना वाला एक्साइटेशन है, क्या ये अंडर एक्साइटेशन में आ रहा है, बताइए। क्या ये एक्साइटेशन अंडर एक्साइटेशन में आ रहा है, चूंकि एक्साइटेशन तो कांस्टेंट है, फील्ड करंट कांस्टेंट है, यानी अभी भी एक्साइटेशन क्या है, यहां होगा। बट हम लोग कंपेयर करने वाले हैं नए वाले के अकॉर्डिंग, बट नए वाला एक्साइटेशन चेंज नहीं हुआ है, बट उसका जो अगर होता तो उसका नॉमिनल एक्साइटेशन कहां आता, यहां आता। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आपको पहले वाले एक्साइटेशन को क्या करना है, चेक करना है। तो एक्साइटेशन तो अभी भी यहां पर है, तो अब नए वाले के रिस्पेक्ट में क्या ये जो E01 है, क्या ये अंडर में आ रहा है। तो अगर ये अंडर में आ रहा है तो अंडर एक्साइटेशन के केस में आप बताइए सिंक्रोनस मोटर कैसे काम करता है, लैगिंग पावर फैक्टर पे। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, विल बिकम लैगिंग। 27 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। वही पावर डिक्रीज करते तो आंसर हो जाता है लीडिंग, ठीक है ना। इस तरीके से करना होता है। ये क्वेश्चन लास्ट जो वीडियो है हमारा संडे का, आप देख सकते हैं, शायद MCQ पार्ट 24 है, वहां देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, the primary reason why open circuit test is performed on the low voltage winding of transformer is that it draws sufficiently large no load current for convenient reading। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब हम लोग लो वोल्टेज साइड पे भी टेस्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, तब भी हमको जो करंट की रिक्वायरमेंट है, नो लोड करंट की रिक्वायरमेंट है, वो हमें मिल जाती है। जो LV साइड वोल्टेज इज एनफ टू कंडक्ट दी टेस्ट। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर फाइंडिंग द फुल लोड एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इट लॉसेस मस्ट बी नोन। दीज लॉसेस, जब आपको ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी फाइंड करना होता है तो लॉसेस पता होने चाहिए। तो वो लॉसेस आप कैसे फाइंड करते हैं, तो वो लॉस हम लोग फाइंड करते हैं टेस्टिंग से। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम लोग अप्लाई करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों ने इस क्वेश्चन को किया होगा, आई होप सो, ठीक है ना। तो क्या है यहाँ पे, द परसेंटेज ओवरलोडिंग ऑफ ए 20 kVA ट्रांसफॉर्मर व्हेन सप्लाइंग द परसेंटेज ओवरलोडिंग ऑफ ए 220 kVA, ये याद रखिएगा, दो ट्रांसफॉर्मर है 20 ईच, क्या है 20 kVA के हैं, व्हेन सप्लाइंग अ बैलेंस 3 फेज लोड ऑफ 40 kVA इन ए VV बैंक इज, परसेंटेज ओवरलोडिंग कितना होगा। देखिए, जो एक ट्रांसफॉर्मर होता है वो जो केवीए सप्लाई करता है, केवीए सप्लाई बाय ईच ट्रांसफॉर्मर, मैं लिख देता हूं, केवीए सप्लाइड बाय ईच ट्रांसफॉर्मर इन वीवी कनेक्शन जो होता है, यानी कि ओपन डेल्टा कनेक्शन होता है, वो होता है केवीए लोड बाय √3, केवीए लोड बाय √3, इस चीज को याद रखिएगा। तो केवीए लोड कितना है, 40 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा, क्लियर है, 40 डिवाइडेड बाय √3। बट एक्चुअल में एक ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कितनी थी, केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या था, 20 केवीए, बट उसको सप्लाई कितना
वीवी कनेक्शन में उसको सप्लाई करना पड़ेगा 40/√3, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो परसेंटेज ओवरलोडिंग कैसे निकालेंगे? तो अभी भाई कितना ट्रांसफर कर रहा है? 40/√3 इतना सप्लाई करना है उसको। एक्चुअल में कितना कर सकता था वो? 20 kVA। तो किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? ओल्ड वाले के रेस्पेक्ट में, डिवाइड बाई 20 कर दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन ए आने वाला है। तो इसमें जो की पॉइंट है वो क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि ईच ट्रांसफॉर्मर जो है वो कितना लोड सप्लाई करता है। अगर वो लोड केवीए वीवी रेटिंग के इक्वल होगा, केवीए वीवी रेटिंग के इक्वल होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा केवीए वीवी कनेक्शन बाई√3, नो डाउट, ठीक है ना। बट अगर केवीए वीवी के इक्वल नहीं है, कुछ लोड दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे केवीए लोड डिवाइडेड बाई √3। याद रखिएगा, हर एक ट्रांसफार्मर जो है केवीए लोड बाई √3, यानी कि लोड का जो केवीए है डिवाइडेड बाई √3, उतना क्या करता है? पावर ट्रांसफर करता है, उतना लोड ट्रांसफर करता है ईच ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। चूंकि दो ही ट्रांसफार्मर हैं और उनको 3 फेज लोड क्या करना है? सप्लाई करना है, तो ऑब्वियस सी बात है ओवरलोडिंग तो होना ही है। आप खुद सोचिए, मानते हैं कि 3 फेज कनेक्शन ठीक था, तीनों ट्रांसफार्मर अच्छे होते और 3 फेज लोड ट्रांसफर करना होता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर क्या कर दें, अगर एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया, यानी कि ओपन डेल्टा में आप यूज कर रहे हैं, तो आपको लोड तो रिड्यूस करना ही पड़ेगा ना, चूंकि अब जो है ट्रांसफार्मर उतना पावर नहीं सप्लाई कर सकेगा, जो आपको लोड को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, जो अभी आपको मैंने बताया है, केवीए लोड बाई √3, केवीए ट्रांसफर्ड बाई ईच ट्रांसफार्मर इन वीवी कनेक्शन इज इक्वल टू केवीए लोड बाई √3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज 1600 वाट, इट्स कॉपर लॉस एट 75% फुल लोड वुड बी। तो कॉपर लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 75% का फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर इंटू 1600, सॉल्व करेंगे 9/16 इंटू 1600, ये हो जाएगा 100 टाइम्स और ये हो जाएगा 900 वाट। क्या हो जाएगा? 900 वाट, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होने वाला है। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आने वाला है, 32 का आंसर ए होगा। क्लियर? इतना ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो परसेंटेज लोड होता है उसका आपको फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, और फुल लोड कॉपर लॉस से जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस लोड का आपको क्या मिल जाएगा? कॉपर लॉस मिल जाएगा। यानी 75% पे कितना कॉपर लॉस होगा? वो कितना होगा? 900 वाट होगा। फुल लोड पे कितना हो रहा है? 1600 वाट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। When two identical transformers are available, then the best method to find their efficiency under load condition is, अगर दो ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल हैं तो हम लोग हीट रन टेस्ट या फिर बैक टू बैक टेस्ट या फिर उसको हम लोग बोलते हैं सपनर टेस्ट, उससे हम लोग इफिशियंसी को फाइंड कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। कोई पूछे आपसे बैक टू बैक टेस्ट किस लिए यूज करते हैं, तो ये मत कह देना कि इफिशियंसी फाइंड करने के लिए, तब आपको क्या बोलना है? टू फाइंड दी राइज इन टेम्परेचर इकोनॉमिकली। मेन काम वो है उसका, बट उसका बाई प्रोडक्ट है क्या कि आप इफिशियंसी भी वहां से फाइंड कर सकते हैं टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एमएमएफ ऑफ एन इंटरपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ऑब्वियस सी बात है, जो इंटरपोल होता है उसमें आर्मेचर करंट जा रहा होता है, तो आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। A shunt generator has a full load voltage regulation of 10%. If the generator is separately excited and delivers the rated load, the regulation will be। तो आप वो बना लीजिए, क्या करते हैं इसका कर्व बना लीजिए, ठीक है ना। तो हमें पता है ये अगर नो लोड वाला केस है, नो लोड वोल्टेज वाला केस है, तो पहले बनता है सेपरेटली का, फिर आता है शंट। तो ऊपर वाला होता है सेपरेटली, इसके नीचे आता है शंट, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका जो फॉल इन वोल्टेज है वो कम है, तो फॉल इन वोल्टेज जिसका कम है उसका वोल्टेज रेगुलेशन भी क्या होगा? कम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है लेस देन 10%, ठीक है ना। या फिर आपको सीक्वेंस याद है वोल्टेज रेगुलेशन का, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, हॉल इफेक्ट कैन बी यूज्ड। हॉल इफेक्ट किस लिए यूज कर सकते हैं? कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए, टाइप्स फाइंड करने के लिए, कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। बहुत ही बार मैंने इस क्वेश्चन को टेस्ट में पूछा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया हुआ है आपको, नहीं ये क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने, फिर से करा देता हूँ। इन एनपीएन ट्रांजिस्टर द लीकेज करंट इज ड्यू टू, एनपीएन ट्रांजिस्टर लीकेज करंट, चलिए एनपीएन बना लेते हैं, रटना नहीं है कुछ भी, प्रैक्टिस करिएगा, वो याद हो जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है ना। कुछ चीजें होती हैं जो याद करनी पड़ती हैं, ठीक है ना, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको याद करें, ऐसे क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश करिएगा तो कभी सही होगा कभी गलत होगा, बहुत ही प्रॉब्लम होने वाला है आपको, ठीक है ना। तो भाई ये होता है आपका रिवर्स बायस, तो ये नेगेटिव और ये कनेक्ट होगा पॉजिटिव से, यहाँ होते हैं मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, और यहाँ होते हैं मेजॉरिटी में होल्स, ठीक है। और मैं कलर चेंज करके माइनॉरिटी बना देता हूं, यहाँ होंगे माइनॉरिटी में होल्स, ठीक है ना, और यहाँ होंगे माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बताइए क्या होने वाला है, देखिए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, और जो लीकेज करंट होता है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से। तो आप बताइए कि इधर होल की संख्या जो है, इधर होल की संख्या कम है और इधर होल की संख्या क्या है? ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है होल्स इधर मूव करेंगे। इधर पी रीजन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है और इधर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? देखिए ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बोल रहा हूं, अच्छे से समझिए। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करेंगे, यहां पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है पी साइड में वो क्या है? होल्स हैं, ठीक है ना, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश करेंगे किसकी तरफ? इधर, है ना, और होल्स किधर मूव करेंगे? इस साइड मूव करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कलेक्टर टू बेस, क्या बोल सकते हैं? कलेक्टर टू बेस क्या करेगा? होल्स क्या करेगा? मूव करेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 37 का, ठीक है ना। फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम कलेक्टर टू बेस, ठीक है ना। माइनॉरिटी यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है ना। क्लियर है इतना? तो होल्स क्या करेंगे? मूव करेंगे इसकी तरफ। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करेगा? इधर मूव करेगा, यानी करंट जो है वो N टू P मूव कर रहा है, कलेक्टर टू बेस जो है वो करंट आपका फ्लो करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये क्वेश्चन मैंने करा दिया। इन कट ऑफ रीजन इन एनपीएन ट्रांजिस्टर जो होगा VCB पॉजिटिव एंड VB नेगेटिव, लास्ट क्लास का वीडियो देखिए आप। Next question, consider the following statement, FET when compared to BJTs have high input impedance। बिल्कुल FET जो है उसका impedance क्या होता है? हाई होता है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो बी और सी तो नहीं होगा आंसर। करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स लो इनपुट इम्पोर्टेंस, ये गलत है, 3 नहीं आना चाहिए। करंट फ्लो ड्यू टू मैग्नेटिक कैरियर्स, ये भी गलत है, 4 नहीं आना चाहिए, यानी 1 एंड 2 जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। करंट फ्लो ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, जो फेट्स होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होते हैं, वहां करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N channel FETs are superior to P channel FETs because they have, ठीक है ना, N चैनल FETs ज्यादा बेटर है P चैनल FETs से, चूंकि N चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। P चैनल में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? होल्स हैं, ठीक है ना, और करंट FET में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से ही फ्लो करता है, यानी कि N चैनल्स में इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है, P चैनल में होल्स की वजह से करंट है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हाई होती है एज कंपेयर टू मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन चैनल इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स इन पी चैनल, तो 40 का आंसर डी होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर द ऑपरेशन ऑफ एन चैनल ई मॉसफेट इट इज नेसेसरी दैट गेट वोल्टेज इज, ठीक है ना। तो एन चैनल है ना, इसका उल्टा आप लिखिए, एन फॉर नेगेटिव, तो गेट वोल्टेज आपको पॉजिटिव देना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट से आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा डिटेल में, तब जाके आपको चीजें समझ में आएंगी गेट वोल्टेज हम लोग पॉजिटिव क्यों रखते हैं। नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन चैनल जेफेट एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स इन पी चैनल जेफेट। अब देखिए जेबी गुप्ता का क्वेश्चन है, गलत आंसर दिया हुआ है इसने, लार्ज और लार्ज दे दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे होना चाहिए एन चैनल जेफेट का जो मोबिलिटी है
जो है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है एन चैनल, अभी हमने किया पीछे वाला क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने बोला था कि एन चैनल में इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हाई होती है, पी चैनल्स में जो होल्स होते हैं उसकी मोबिलिटी लो होती है। तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए था वो होना चाहिए था लार्ज एंड पुअर, बट उसने आंसर दिया हुआ है लार्ज एंड लार्ज, और गलती से टेस्ट सीरीज में भी यही आंसर गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, लार्ज एंड पुअर होना चाहिए करेक्ट आंसर है, बट जेबी गुप्ता में जो आंसर दिया हुआ है वो सी दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शेप ऑफ ए ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेफिट इज नियरली। तो ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम लोग बात करें, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लीजिए, तो वो क्या होता है, इस तरीके का कुछ बन रहा होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, इस इधर से देखेंगे अगर, तो आपको ये क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा हाइपरबोला। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What type of bridge circuit is used to measure inductance and capacitance? Inductance और capacitance measure करने के लिए हमें AC bridge यूज करना होता है। 100 volt DC is measured by using first rectifier type voltmeter and then moving iron type voltmeter। देखिए, तो moving iron type voltmeter क्या करेगा, moving iron type voltmeter जो है वो सिंपली क्या करने वाला है, एवरेज वैल्यू मेजर करने वाला है। तो 100 वोल्ट का एवरेज वैल्यू क्या होगा, 100 वोल्ट, और रेक्टिफायर टाइप वोल्टमीटर जो होता है उससे हम लोग डीसी मेजर नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एन ऑसिलोस्कोप द लिसाजस पैटर्न ऑफ 8 कीप्स ऑन चेंजिंग द शेप व्हेन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज। अब देखिए 8 लिखा हुआ है, ये लिसाजस पैटर्न है, अब बोल रहे हैं ये कीप ऑन चेंजिंग है, यानी कि 8 वहां पर डिस्प्ले हो रहा है, 8 डिस्प्ले हो रहा है, बट वो चेंज हो रहा है। तो चेंज कब नहीं होता, चेंज कब नहीं होता, द शेप व्हेन द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज। तो रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है क्या होता, तो चेंज नहीं होता। बताइए, ध्यान देखिए, तो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पे एक कट मारी, एक कट यहाँ मारी है, लास्ट क्लास में बताया मैंने आपको। तो हॉरिजॉन्टल कट 2 आ रहा है, वर्टिकल कट 1 2 3 4, यानी कि अगर मैं एफ वाई बाई एफ एक्स लिख लूं तो ये होने वाला है 2/4, यानी कि 1:2। 1:2 अगर होता ना, अगर 1:2 होता या फिर 2:1 अगर होता फ्रीक्वेंसी का रेशियो, तो फिर 8 डिस्प्ले होता, चेंज नहीं होता, कीप ऑन चेंजिंग नहीं होता। क्योंकि ये रेशियो एग्जैक्टली 2:1 नहीं है या फिर 1:2 नहीं है, इसीलिए जो 8 शेप जो बन रहा है वो चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा, नॉट एग्जैक्टली 2:1, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 ohms per volt meter is used to measure a resistance of 150 volt scale, the meter resistance is। तो हमें पता है ohms per volt का मतलब क्या हुआ, सेंसिटिविटी दिया हुआ है, तो टोटल रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, सेंसिटिविटी इनटू फुल स्केल वैल्यू। तो सेंसिटिविटी कितना है 100, और फुल स्केल वैल्यू कितनी है आपके पास, बोलिए। देखिए ये क्या है, ओम्स पर वोल्ट है, और यहाँ वोल्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, वोल्ट वोल्ट कैंसिल हो जाएगा, ओम बचेगा, ये 150। सॉल्व करेंगे 15 इंटू या 150 इंटू 1000 है, यानी कि 150 के हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होने वाला है। बहुत ही आसान क्वेश्चन मैंने दिया था इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द सर्किट शोन थ्रू ओवर साइट द मीटर्स हैव बीन इंटरचेंज, दिस इज लाइकली टू रिजल्ट इन। अगर मीटर को इंटरचेंज कर दें, यानी कि एमीटर को लगा दें वोल्ट मीटर की जगह पे, और वोल्ट मीटर एमीटर को लगा दें वोल्ट मीटर की जगह पे, और एमीटर की जगह पे वोल्ट मीटर लगा दें, यानी डायग्राम आपका कुछ ऐसा बन जाए कि एमीटर यहाँ है और वोल्ट मीटर कहाँ है, वोल्ट मीटर यहाँ है, तो क्या होगा, कौन सा डैमेज होगा या दोनों सेफ रहेंगे, ये चीज आपसे पूछा जा रहा है। ये भी चीज मैंने क्लास में कराए हुए हैं चीजों को, बहुत ही आसान चीज है। देखिए सप्लाई वोल्टेज है ना, अब बताइए कि जो एमीटर का रेसिस्टेंस होता है बहुत ही कम होता है, वेरी लो रेसिस्टेंस, वेरी लो रेसिस्टेंस, और इसके अक्रॉस अगर सप्लाई वोल्टेज आ गया तो ये बर्न हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, डैमेज ऑफ एमीटर। वोल्ट मीटर के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, एमीटर क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, on a single phase wattmeter operating on 230 volt 5 ampere for 5 hours makes 1940 revolutions, meter constant in revolution is 400, what is the power factor of the load।
मीटर कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है, मीटर कांस्टेंट दिया हुआ है 400, में डायरेक्ट लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन भी दिया हुआ है 1940 डिवाइडेड बाय किलोवाट आवर होता है यहाँ पे, किलोवाट आवर। तो वोल्टेज कितना दिया हुआ है 230, करंट कितना है 5 एम्पियर, तो वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर यहाँ लिखना पड़ेगा, इंटू पावर फैक्टर यानी कि cos फाई लिखना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका पावर 1000 से जब आप मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा किलोवाट, ठीक है ना। और अगर आवर से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आने वाला है किलोवाट आवर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये स्टेप याद रखिए आप, सिंपली कुछ रटने की जरूरत नहीं है। देखिए वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, वी आई कॉस फाई, ये हो गया पावर, वाट में 1000 से डिवाइड किया तो किलोवाट आ गया, आवर से मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोवाट आवर आ गया, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करना है सिंपली आपको, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 1940 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 230 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कॉस फाइव, और आपका एम है cos फाइव फाइंड करना। तो जीरो से तो जीरो कैंसिल कर दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5 से ये चला जाएगा कितने टाइम्स, ये चला जाएगा 20 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास, cos फाइव इज इक्वल टू आ रहा है 1940 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 400, एक जीरो से एक जीरो और चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आने वाला है, मैं देख लेता हूँ ये सॉल्व होना है क्या, 94 जाता है क्या, नहीं 94 4 से तो नहीं जाएगा, ठीक है 2 से कर लेंगे, ये 10 टाइम्स है, ठीक है 230 194 डिवाइड बाई 230, इसको सॉल्व कीजिएगा आपके पास पावर फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी 0.8, करके देखिएगा, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। 194 डिवाइड बाई 230 0.8 आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The sensitivity of a voltmeter with a full scale indication of 500 microampere having an internal resistance of 250 ohms is, तो आपको अगर सेंसिटिविटी बताना है तो सेंसिटिविटी इज इक्वल टू होता है 1 बाई आई एफ एस टी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट गिवन है 500 माइक्रो एम्पियर, इसको एम्पियर में चेंज कीजिए 10 टू पावर ऑफ 6 हो जाएगा, 10 टू पावर -6 है, ऊपर लेके जाएंगे 10 टू पावर ऑफ 6 डिवाइडेड बाय 500, इसको सॉल्व करिए आप, ये आ जाएगा 2000 ओम पर वोल्ट, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चंस थे टेस्ट वाले, कोई डाउट हो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए, ऑनलाइन कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है ना, डिटेल्ड जेई एग्जाम्स के लिए, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा, क्वालिटी वीडियो लेक्चर, जिसमें थ्योरी न्यूमेरिकल हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये में, आप 2500 ओनली में आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर आपकी वैलिडिटी होगी, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल कराया जाएगा, नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा, और थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे डिटेल्ड थ्योरी के साथ, ठीक है ना। यानी कि जो आप ऑफलाइन कोचिंग में डिटेल्ड में पढ़ते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ दी जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है।